हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो आपका अध्याय था वैश्वीकरण 6, अध्याय 6 का वैश्वीकरण, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करना है। ठीक है, तो 9 में पूछा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि भूमंडलीकरण से या वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। तो इसका तो सीधा सीधा है, बहुत बड़ा इसको अपने को नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख लें इसको, जो आप तर्क इसमें दे पाए। लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सीधा है कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ है, सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का समायोजन अथवा आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान। परंतु देखने में आ रहा है कि विकसित देशों की संस्कृति संपूर्ण विश्व पर हावी हो रही है। अतः यह असत्य है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लें। सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि विभिन्न संस्कृतियां अस्तित्व में हों, है ना। जैसे कि एक ही जगह पर भिन्न, जैसे भारत में है विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारे यहाँ विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म सभी बोले जाते हैं। और जब कभी त्योहार मनाए जाते हैं तो दूसरे त्योहारों को भी सभी समुदाय लगभग सेलिब्रेट करते हैं, ना। लेकिन हम देखें तो कुछ 10% है, हम लोग देखते हैं कि नहीं, अमेरिका के लोग या अंग्रेज लोग जो है भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन वो कितने % हैं, वो भी धर्म के कारण, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वो धर्म आए और वो प्रभावित हुए और वो ग्रहण किया। तो संस्कृति से ज्यादा उन्होंने उस धर्म की वजह से वो खान पान, वो पहनावा, वो सब एक्सेप्ट किया। तो ऐसे मुश्किल से 5% लोग होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय NRI हैं, वो तो है ही सही। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, आप कल्पना करिए ऐसा कौन सा गांव होगा जहाँ आज लड़कियां जो है साड़ी पहनती हैं या सलवार कमीज ही पहनती हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं। ज्यादातर सभी अब जीन्स टॉप और ये सब, लड़कों में भी वो सब चलन। इसका अर्थ है कि पाश्चात्य संस्कृति किस तरह हावी हो रही है। छोटे छोटे कस्बों में भी आप देखो, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब चीजें खाने का बड़ा क्रेज है और अवेलेबल हो रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये सब चीजें क्या है कि ये पाश्चात्य संस्कृति का कहीं ना कहीं दर्पण है। और जो गांव के भी बच्चे हैं उनको लगता है कि हम ये खान पान या पहनावा अपना लेते हैं और इससे हम मॉडर्न दिखने लगते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी एक तरफा प्रवाह हो रहा है। अगर दोनों तरफ हो तब तो ठीक है, विभिन्नताएं बढ़ेंगी कि वहां भी भारतीय संस्कृति हो, है वहां भी बौद्ध संस्कृति और भी बहुत सारी, लेकिन ऐसा नहीं है, एक तरफा प्रवाह हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता इससे नहीं बढ़ी है, बल्कि जो बड़े समृद्ध राष्ट्र हैं, जिन्हें हम कहें कि अगुआ राष्ट्र हैं, उनकी संस्कृति संपूर्ण विश्व पर जो है लादी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। अगला जो प्रश्न है 10, उसमें कहा है कि भारत में भूमंडलीकरण का मूल्यांकन कीजिए। तो भूमंडलीकरण हम जानते हैं 90 के दशक के बाद शुरू हुआ, ये 1991 के बाद, और ये संपूर्ण विश्व में एक साथ ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं था, है ना। तो भारत में भी ये उसी समय प्रारंभ हुआ। तो हम लिखेंगे भारत में 1991 से 1991 से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, और कैसे शुरुआत हुई? नई आर्थिक नीति के साथ इसका शुभारंभ हुआ, यानी नई आर्थिक नीति जो है लाई गई और उसके साथ ही भूमंडलीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, लेकिन ये केवल अर्थ तक सीमित नहीं रही। ठीक है, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण उदारीकरण, निजीकरण, ये नए कंसेप्ट आए थे उस समय, और इनके द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के नए आर्थिक परिदृश्य में सूचना क्रांति की मदद से एक नए युग का सूत्रपात हुआ था उसमें, है ना। नई सूचना क्रांति की मदद से संपूर्ण विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया, है ना। एक गांव में ये सब कुछ बदल गया, और इससे केवल यही नहीं बदला। ठीक है, भूमंडलीकरण ने भारत में जो है, भूमंडलीकरण ने भारत में केवल आर्थिक माहौल ही नहीं बदला, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। ठीक है, तो ये है ना,
तो हम देखें कि जब 1991 में उदारीकरण आया, निजीकरण आया, भूमंडलीकरण, ये नए शब्द जब आए, तो ऐसे में सूचना क्रांति की मदद से यानी प्रौद्योगिकी की मदद से संपूर्ण विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गया। आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि सब हम अपने ही देश के बने ब्रांड यूज कर रहे हैं। हम कपड़ा जो पहन रहे हैं वो कहीं किसी देश का होगा, ये चश्मे का फ्रेम किसी और देश का होगा, पेन हो सकता है किसी और देश से आया हो। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी जगह उत्पाद कर रही हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो अन्य देशों में बनाई जाती हैं, अन्य देशों के ब्रांड है, हमारे यहाँ पर उत्पादित होते हैं। तो ये वैश्वीकरण है, यानी सारी चीजें सिर्फ ना केवल आर्थिक परिदृश्य से प्रभावित हुआ, आर्थिक प्रक्रिया थी, पर केवल अर्थ प्रभावित नहीं हुआ, इससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य भी बदल गए, पूरा ताना बाना बदल गया। आज से पहले का जो समाज था और आज का समाज है, बहुत भिन्नता है उसमें, पहले में और आज में। उसका कारण सारे बदलाव, एक बदलाव जो होता है उसके साथ वो संपूर्ण बदलाव पूरा चक्र लेकर चलता है। तो यहाँ पर न केवल आर्थिक बदलाव हुआ है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी प्रभावित हुए हैं, है ना, बदले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण क्या है। जो भूमंडलीकरण है या वैश्वीकरण है उसका प्रतिरोध क्यों किया जाता है, यानी उसका विरोध क्यों किया जाता है। अगर भूमंडलीकरण से सब कुछ अच्छा होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, तो फिर क्यों इसको कहते हैं कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको पहले दिया था कि जब कभी बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनका भी प्रतिरोध होता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, है ना, खासकर जो वहां निवासरत लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसका हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि भूमंडलीकरण के प्रतिरोध के कारण निम्न प्रकार हैं। ठीक, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है वामपंथी। दो विचारधाराएं हमारे यहाँ काम करती हैं, एक तो वामपंथी है और दूसरी दक्षिणपंथी है। ठीक, वामपंथी, तो वामपंथी जो विचारधारा है वो कहती है कि वैश्वीकरण से धनी और अधिक धनवान व गरीब और अधिक गरीब हो जाएंगे। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये वामपंथी लोग मानते हैं। दूसरा है दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि इससे यह राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। ठीक है, प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। इनका कहना है, ठीक, इनका कहना है कि जो इससे राज्य कमजोर होगा। इनका मानना है कि इससे राज्य कमजोर होगा। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होगा, संस्कृतियों को भी हानि पहुंचेगी। समाज व संस्कृति को भी हानि पहुंचेगी।
तो जो वामपंथी विचारधारा है ये कम्युनिस्ट हैं और ये मार्क्स के सिद्धांत पे काम करते हैं कि जब स्वाभाविक है भूमंडलीकरण में निजीकरण भी है ना, बहुत सारी कंपनियां इसमें आके काम कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो पूंजी लगाकर बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री प्रोजेक्ट लाएंगे। तो ऐसे में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनकी तुलना में खड़े रहना संभव ही नहीं होगा। तो क्या होगा, पूंजी जो है कुछ हाथों में इकट्ठे हो जाएगी, यानी वो उस पैसे से और पैसा बनाएंगे, उस पैसे से और पैसा बनाएंगे, और जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, व्यवसायी हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, वो भी गरीबों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसे में धनी और अधिक धनी होंगे और निर्धन और अधिक निर्धन होंगे। ये इनका कंसेप्ट है वामपंथी विचारधारा वालों का। ठीक है, जो दक्षिणपंथी हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या किस चीज से चिंतित हैं, ये राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। इनका कहना है कि इससे न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। राज्य, अब आप देखो, जब बाहर से बहुत सारी जब आर्थिक शक्तियां आएंगी और वो इतना प्रभावित करेंगी कि वो सरकार के निर्णय वो भी प्रभावित करती हैं और कर रही हैं, जो आज हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो ऐसे में जो संप्रभुता की भावना है, जो संप्रभुता का कंसेप्ट है कि एक राज्य अपने आप में स्ट्रांग है, संप्रभु है, वो किसी के आदेशों का पालन नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के चलते आज वो स्थिति नहीं है। आज कोई राष्ट्र इतना स्ट्रांग नहीं है कि नहीं हम हमारे, क्योंकि आपने खोल दिए हैं द्वार, और जब आपने द्वार खोल दिए हैं तो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएंगी और उनके पक्ष में निर्णय करना पड़ेगा, उनके पक्ष में बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे, और जिससे हमारे यहाँ के फैसले भी, जो स्थानीय फैसले हैं, वो भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में संप्रभुता यानी राज्य उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि बाहरी ताकतें कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेंगी। और उसके अलावा समाज भी बदलेगा, जो कि बदल गया है, हम देख रहे हैं। ठीक है, और संस्कृति को भी हानि पहुंचेगी। जो कहना है कि हमारी संस्कृति को क्षति पहुंच रही है, ये दक्षिणपंथी लोग जो है वो संस्कृति को बहुत ज्यादा सहेज कर रखने वाले लोग हैं, तो संस्कृति को हानि बिल्कुल पहुंच रही है। आज हम देखें, जैसे मैंने अभी बताया था 9 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें यही था कि क्या सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, तो विभिन्नता तो नहीं बढ़ रही है, एक तरफा प्रभाव हो रहा है। और एक रूपता की हम बात करें, एक संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें थी, यानी दक्षिणपंथी ये सब चीजें मानते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये वाला जो वैश्वीकरण चैप्टर है समाप्त होता है। नया जो अब आएगा 7 नंबर का, उसमें हमारी दूसरी वाली जो पुस्तक है उसके सारे चैप्टर हैं। आज यही समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हैं। नमस्ते।